Good morning student. Today we start our chapter Natural Resources. आज हम अपना 14 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है Natural Resources. First, what do you mean by Natural Resources? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा Natural Resources होते क्या हैं. तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, Natural Resources के बारे में. Natural means प्राकृतिक और रिसोर्सेज मीन्स संसाधन. इट मीन्स नेचर से जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उनको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. आप सबको पता है कि नेचर ने हमें क्या क्या सोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रखे हैं और इनमें कौन कौन से टाइप्स हैं. तो कुछ तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो और इसमें भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिटेल आ जाता है, बाकी प्रोसेस आपकी सेम ही रहती है. देखो बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर ने आपको एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, एनर्जी यानी कि सन से जो एनर्जी हमें मिल रही है वो, और बहुत सारे प्लांट से भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं. तो इनके लिए हमें मतलब सिर्फ डिपेंड हम इन सब पे, और इनके बिना हमारी लाइफ प्रोसेस जो है वो आगे नहीं चल सकती. और नेचर ने ये गिफ्ट हमें बहुत ही अनमोल दिए हैं और इन्हीं को हमें आने वाली जनरेशन के लिए क्या रखना है, संभाल के रखना है. क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जो कि अगर हम यूज़ करते जाएंगे तो क्या पता एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो अवेलेबल ना रह पाए. फॉर एग्जाम्पल इधर हम बात करें वाटर. वैसे तो हमारे अर्थ पे पानी की कमी नहीं है. 71% जो वाटर है वो हमारी अर्थ पे है. अर्थ यानी 71% कवर्ड विद वाटर एंड 29% विद लैंड. इतना सारा पानी होने के बाद भी आप सब जानते हैं कि हमारे लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ वेरी वेरी साल्टी. बहुत ज़्यादा साल्टी होने के कारण इसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं. ओनली 1% वाटर इज अवेलेबल फॉर अस. केवल 1% वाटर है वो हमारे लिए अवेलेबल है और वो फ्रेश वाटर बोला जाता है, साल्टी नहीं होता. बट उसमें से भी 1% वाटर में भी 0.97% को ही हम यूज़ कर पा रहे हैं. जो लेफ्ट रेस्ट बच गया है वो क्या है, आइस के रूप में ग्लेशियर में वो फ्रीजेज है जमा हुआ है, तो उसका यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं. इस प्रकार हम देखते हैं कि वाटर जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. नेचुरल रिसोर्सेज आप सबको इन बारे में पता चल चुका है कि कैसे हम वाटर हमारे लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा तो कैसे उनकी लाइफ प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी. तो यहाँ पर आज हम इन चैप्टर में इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. एयर क्या है, वाटर क्या है और किस प्रकार हम इनका यूज़ करते हैं, कैसे प्लांट इनका यूज़ करते हैं, एनिमल्स कैसे यूज़ करते हैं. तो आप सबसे पहले मैंने आपको कुछ रिसोर्सेज के बारे में बता देती हूँ. एयर और वाटर जो है आपके दो टॉपिक इसमें दिए हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, उन्हीं की डिटेल हम पढ़ेंगे. फर्स्ट यू नो एयर. एयर जो है वो क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर जो होती है बेटा वो बहुत से गैसेस का क्या है, मिक्सचर होता है. आपने पहले भी पढ़ा है एयर के अंदर जो है नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेस और CO2 का भी देख लो, CO2 0.03%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज. अदर में 1% गैसेज आपके अदर गैसेज आ जाएंगी जो सिर्फ 1% में है. तो सबसे ज़्यादा गैसेज हमारी है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज. तो एयर के अंदर ये गैसेज जो है वो इंक्लूड है. और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होती है और अदर गैसेस में हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनर्ट गैसेस होती हैं. एयर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं तो आपने पहले भी पढ़ चुके हो. एयर का यूज 6th-7th क्लासेस में. एयर जो होती है देखो, ऑक्सीजन एयर का यूज होता है फॉर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग करने में. जब हम सांस लेते हैं तो किस गैस का यूज करते हो आप,
ऑक्सीजन का, ठीक है। और प्लांट कौन सी गैस का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में? CO2 गैस का। तो प्लांट और एनिमल के बीच में ये बैलेंस बना रहता है। ऑक्सीजन गैस को ह्यूमन बींग यूज कर लेते हैं, एनिमल्स यूज कर लेते हैं, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्लांट यूज कर लेते हैं। इस प्रकार ये हमारे नेचर में ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहती है। एयर का यूज हमें ब्रीथिंग के अलावा बर्निंग में भी करते हैं। बर्निंग यानी किसी भी चीज़ को अगर बर्न करना है, जलाना है, तो उसके लिए भी ऑक्सीजन गैस जो होती है वो नेसेसरी होती है। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर ये गैस जो है बर्निंग नहीं हो पाएगा। और CO2 गैस किस काम में आती है? आग बुझाने में, फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि अगर कहीं पर भी आग वगैरह, फायर वगैरह लग जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन गैस का यूज़ कहाँ होता है? नाइट्रोजन गैस का यूज़ प्लांट्स करते हैं, बट प्लांट इस गैस को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। ये पहले उनको नाइट्रेट और नाइट्राइट्स जैसे कुछ कंपाउंड बना के वो उसका इस्तेमाल करते हैं प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर एयर, आप देखो एयर का यूज़ मैंने अभी आपको दो तो बहुत इम्पोर्टेंट बता ही दिए हैं, बर्निंग में और रेस्पिरेशन में, ठीक है। और इसके अलावा एयर का यूज़ पैराशूट उड़ाने में, कपड़े आपके क्लोथ जो होते हैं उनको ड्राई करने में, गाड़ियों के टायर में एयर फिल करने में एयर का यूज होता है। तो ऐसे आप बहुत सी चीज़ों का अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर हम एयर का इस्तेमाल करते हैं। एयर जो होती है मूवमेंट भी बता सकते हो, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, कैंडल को बंद कर रखा है। जहाँ पर कैंडल के अंदर से हीट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, वो ऊपर जाते जाते ठंडी हो जाती है। इट मीन्स एयर जो होती है, कूल एयर जो होती है वो हाई की तरफ जाती जाएगी और हॉट एयर हमारे सराउंडिंग में नीचे की तरफ रहेगी। इस प्रकार हम एयर की डायरेक्शन बता सकते हैं कि एयर, हॉट एयर जो होती है वो हैवी होती है, कूल एयर जो होती है वो लाइट वेट की होती है। हॉट एयर अपनी नीचे सराउंडिंग में रहेगी और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे, हाइट पे पहुंचते जाएंगे, वहाँ पर कूल एयर होगी। इसका एग्जांपल आप देखोगे बेटा, देखो जब हमें हिली स्टेशन पे जाते हैं तब आप देखते हो कि वहाँ पर बिल्कुल आपको ठंडी हवा लगती है। ऐसे ही अगर वहाँ नहीं पहुँचे हैं तो हम अपने घर का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो या ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, वहाँ की बजाय यदि आप छत पे जाते हो अपने, तो एयर में आपको डिफरेंस लगेगा, ठीक है। हम कहते हैं ना छत पे ठंडी हवा चल रही है, नीचे गर्मी लग रही है समर में। तो इस प्रकार हवाओं का जो डायरेक्शन जो होती है एयर की मूवमेंट की, वो हम बता सकते हैं किस डायरेक्शन में जाती है एयर। एयर का यूजेस और भी बताया हुआ है कि एयर जो होती है वो किस में हेल्प करती है। आपको पता होगा एयर जो होती है वो रेन में भी हेल्प करती है। क्या होता है, जब वाटर जो होता है वो हीट हो जाता है टेम्परेचर से और उसकी जब वेपर बन जाती हैं तो वो हॉट एयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। जैसे जैसे वो ऊंचाई पे पहुंचती है तो क्या होता है, वो क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। पहले एयर ड्रॉपलेट्स बनती हैं और एयर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी की बूंदें बनने के बाद वो एक बड़े क्लाउड का रूप ले लेती हैं और बहुत बड़े बादल बन जाते हैं। और जब बादल आपस में टकराते हैं तो रेन आती है। तो रेन लाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इनकी, एयर की। एयर, आप सिर्फ एयर को फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं एयर को हम कि यहाँ पर एयर है। इसके अलावा एयर में और आप क्या क्या होता है, एयर पोल्यूशन को आप कैसे कंट्रोल कैसे करोगे। रेनफॉल के बाद एयर पोल्यूशन क्या होता है वो बताना आपको। एयर पोल्यूशन देखो बेटा, किसी भी चीज़ के अंदर जो भी
उनके अंदर मटेरियल्स या सब्सटेंस या उनकी जो रेशो जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। अगर हम एयर की बात करें तो हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर की परसेंटेज दी हुई है उस परसेंटेज के साथ यदि थोड़ा सा भी इनबैलेंस हो जाता है तो एयर पोल्यूशन कहलाएगा। इट मीन उसमें अदर पार्टिकल्स यदि इंक्लूड हो जाए ज़्यादा क्वांटिटी में और वो यदि हमारे लिए हार्मफुल हो तो वो जो एयर होगी वो हमारे लिए एयर पोल्यूशन कहलाएगी। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, वायु के अंदर अदर अन्य हानिकारक गैसों का जो मिलना होता है और वो कहलाता है आपका वायु प्रदूषण। वी कीप हियरिंग द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द न्यूज़। हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं, कई बार सुना होगा कि ऑक्साइड, किस किस के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं एयर के अंदर उनका लेवल ज़्यादा हो गया। पीपल ऑफन बिकम द फैक्ट दैट द क्वालिटी ऑफ एयर हैज़ गॉन डाउन सिंस देयर चाइल्डहुड। लोगों से हम बात करते हैं, ये भी सुनते हैं कि कई बार हमने सुना है अपने बड़ों से कि पहले जैसी हवा अब नहीं रही है, यानी जो क्वालिटी पहले होती थी उनके बचपन में आज वो क्वालिटी एयर के अंदर नहीं है। हाउ इज़ द क्वालिटी अफेक्टेड एंड हाउ डज चेंज क्वालिटी अफेक्ट। अब ये क्वालिटी क्या है, कैसे है और किस प्रकार से चेंज हुई है हमारी लाइफ में। द fossil fuels like oil and petroleum contain small amount of nitrogen and sulfur। जो हमारे जीवाश्म ईंधन है जैसे कि कोयला और पेट्रोल, इनके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर की क्वांटिटी होती है। When these fuels are burned, जब इनको जलाया जाता है यानी इनसे व्हीकल चलाए जाते हैं, पेट्रोल से या कोयल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जो भी खाना बनाने में या इलेक्ट्रिसिटी जहाँ भी कोयल को जलाते हैं, कोयले को और पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, तब क्या होता है, इनसे नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड जो होते हैं वो निकलते हैं। When fuels are burned, nitrogen, sulfur are burnt and these produce different oxide of nitrogen and sulfur। इनके सल्फर के ऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन NO2, इनके ऑक्साइड्स निकलते हैं। होता क्या है, नोट ओनली इन द इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेज डेंजर्स, दे ऑल्सो डिजोल्व इन रेन टू गिव एसिड रेन। ये जो गैसेज होती हैं केवल हमें अपने इनहेलेशन यानी सांस के द्वारा अंदर जाती है, वहीं तक सीमित नहीं है, इतना ही हमें खतरा नहीं करती। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ बता दी इन्होंने, एसिड रेन। रेन तो सबको अच्छे लगते हैं बट एसिड रेन क्या होती है। एसिड का मतलब आपने अपनी लैंग्वेज में तेजाब वर्ड सुना होगा, अम्लीय वर्षा। इसमें क्या होता है, जब ये व्हीकल्स हमारे या फैक्ट्रियाँ कह लो या जो भी पॉल्यूशन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड एनवायरनमेंट में होता है तो इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। जैसे ही इनको वाटर अवेलेबल हो जाता है तो ये उनसे रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना लेते हैं, एसिड। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, मैंने किसका ऑक्साइड लेती हूँ, एग्जाम्पल लेती हूँ SO2 या फिर SO3, ठीक है। ये दोनों ही सल्फर के ऑक्साइड हैं। अब रेन हो रही है, ठीक है, और ये ऑक्साइड कहाँ से निकले थे, व्हीकल से निकल गए, ठीक है। व्हीकल से जो कि पेट्रोल से चलते हैं या डीजल से चलते हैं, तब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन की और लिख लो NO2 या NO3, ठीक है। या फिर फैक्ट्री से या कोई भी चीज़ को बर्न करते हो तब ये गैसेस जब ये एनवायरनमेंट में फैल जाती हैं और फैलने के बाद ये SO2 या SO3 और जैसे ही बारिश हुई, ये मान लो तो बारिश का मतलब है यहाँ पे पानी, ठीक है, H2O क्या बन गया, H2O। अब ये क्या है, ये दोनों गैसेज या क्या किसके साथ मिल जाती है, पानी में मिल जाती हैं, यानी प्लस कर दो, किसके साथ मिल गई है, वाटर के साथ, बन जाएगा H2SO4। क्या बन गया,
H2SO4। अब ये फार्मूला अगर आपको ध्यान में हो तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब यानी जब स्टार्टिंग की जो रेन होती है उसके अंदर बहुत सी मात्रा में अपने सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और वो ऑक्साइड पानी के साथ मिल जाते हैं और पानी के साथ मिलके एसिड बना लेते हैं और वो रेन जब हमारे पास आती है यहाँ तक कि वो बिल्डिंग को भी डैमेज कर देती है। ठीक है, जो हमारी सबसे 8 अजूबों में है ताजमहल की काउंटिंग होती है। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस है। इस ताजमहल का जो वाइट मार्बल है आज वो येलो कलर में चेंज हो गया है। किसके कारण? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बन गया। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन से अगर पानी की रिएक्शन करवा दो NO2 या NO3, इसके जो ऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाता है HNO3। क्या बन जाता है? HNO3। NO2 या NO3 मिलेगा किससे? वाटर से और बन जाएगा HNO3। इसको कैसे लिखोगे? फिर से देखो, NO2 या फिर NO3। ये क्या है? ऑक्साइड है नाइट्रोजन के और ये भी अपने किस में है? एयर में। और रिएक्शन किससे कर रहे हैं? बारिश के पानी से मिला के बना लेंगे NO3 HNO3। ये होता है नाइट्रिक एसिड। तो ये किसी भी बिल्डिंग पे गिरता है तो बिल्डिंग को डैमेज कर देते हैं। एसिड तो वैसे ही खतरनाक होते हैं। या फिर प्लांट्स जो होते हैं वो भी बर्न हो जाते हैं। हमारी स्किन पे भी अगर ये आते हैं इस बारिश में अगर हम इस शावर में स्टार्टिंग वाले में बाथिंग करेंगे तो छोटे छोटे फुंसियाँ हो जाती हैं। स्किन से रिलेटेड कई सारी डिजीज हो जाती हैं। तो ये एसिड रेन देखो हमारी जो एक्टिविटीज़ है ह्यूमन बीइंग की उसी की वजह से हो रही है। तो जितने भी कार्बन पार्टिकल्स है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, ये एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। रेस्पिरेटरी से संबंधित तो डिजीज लगती हैं। इसके अलावा एसिड रेन जो कि बहुत ही खतरनाक है वो भी क्रिएट हो जाती है। तो हमें इसको कैसे रोकना है? ये देखो एयर पोल्यूशन को, ये तो हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया और एसिड रेन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, सर्दियों के मौसम में स्मोक लगता है, विजिबल कम हो जाती है, एयर में हमें दिखाई नहीं देता। स्टडी हैव शोन दैट रेगुलर ब्रीथिंग एयर एंड कंटेन एनी दी सब्सटेंस इंक्रीज डिजीज। अगर ये स्मोक जिसमें हमें दिखना कम हो जाता है एयर पोल्यूशन की वजह से, स्टडी बता रही है कि रेगुलर ब्रीथिंग करने से, लगातार सांस लेने से सब्सटेंस इंक्रीज द इंसिडेंस एलर्जी, कैंसर, हार्ट डिजीज, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं एयर पोल्यूशन से। अगर आपसे डिजीज पूछी जाए तो आप बता सकते हो एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत, एलर्जी छींके आना, कैंसर जैसी बीमारी होती है, हार्ट डिजीज हो जाती है। अगर हम लगातार इसी जैसे जो एनवायरनमेंट बताया मैंने अभी आपको, ऐसी एयर जहाँ पर कौन कौन से पार्टिकल, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन के पार्टिकल भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं और इनकी प्रेजेंस होती है बहुत ज़्यादा होने से हमारे वेदर के अंदर ये कंडेंस कर देती है एयर को। दिस इज नोन एज स्मोक। उसी को स्मोक या फोग कहा जाता है। तो बेटा देखो ये आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है एयर पोल्यूशन, और ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ये, लेकिन आपका थोड़ा लेवल इंक्रीज आपको करना होगा। छोटी क्लासेस की जो बातें हैं वो तो होनी है, उसके साथ आप अपना खुद का IQ भी लगा के इसको आगे कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे एयर से। ठीक है, एयर क्या थी, मैंने मिक्सचर बताया था ना गैसेस का, तो आप भी बता देना कौन किन की गैसेस का मिक्सचर और कितने परसेंटेज हैं। फिर एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब जो भी व्हीकल चल रहे हैं, जितने भी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनको बंद तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हमें कंट्रोल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट तो हमारा है एफोरेस्टेशन, इट मीन्स प्लांट लगाना। ठीक है, जितने ज़्यादा प्लांट हम लगाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल जो है, बैलेंस जो है वो बना रहेगा, और उसके कारण हमें क्या होगा, हम
नीट एनवायरनमेंट में रह पाएंगे, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट हमें अवेलेबल होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया हुआ है कि हाउ इज आवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। हमारा जो एटमॉस्फेयर है यानी कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ प्रोसेस पॉसिबल है। आप सबको पता है क्योंकि यहाँ पर वाटर, एयर और सोयल तीनों चीज़ प्रेजेंट है और टेम्परेचर जितना चाहिए वो टेम्परेचर है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट हमारे लिए प्लेनेट हमें मिला हुआ है अर्थ। इसके अलावा जो और भी प्लेनेट है वहाँ पर बताया कि मार्स का और वीनस का जो एटमॉस्फेयर वो हमसे अलग कैसे है। तो बेटा अगर मार्स और वीनस की बात की जाए, हमारी अर्थ पे जो कार्बन की परसेंटेज है मैंने बताई थी आपको 0.03%, यानी कि 0.5% भी कंप्लीट नहीं है। लेकिन मार्स और वीनस पे इसकी जो परसेंटेज है वो 95 to 97% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इट मीन्स आप बता सकते हो कि बुध और शुक्र ग्रह पर यदि कार्बन डाइऑक्साइड 95 से 97% है तो कितना गर्म होगा वो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। CO2 जो होती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। तो बुध और शुक्र ग्रह जो दोनों ही जो है बहुत चमकीले ग्रह हैं ये, ठीक है, और हॉट है, ये बिल्कुल गर्म ग्रह हैं। और यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड बने हुए हैं। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे अर्थ से डिफरेंट है। तो आप बता सकते हो क्यों डिफरेंट है, क्योंकि CO2 जो है वहाँ पर कितनी बताई मैंने 95 से 97%। 1% भी अगर अर्थ पे हो जाते तो भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जितने भी ग्लेशियर हैं सारे के सारे मेल्ट हो जाएंगे और पूरी अर्थ जो है पानी के अंदर मर्ज हो जाएगी, डूब जाएगी, तो हमें जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आपको बताना है यही चीज़ इसमें। हाउ डज एटमॉस्फेयर एक्ट एज ब्लैंकेट। अब कह रहा है कि एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, वो किस प्रकार एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है। ये तो आप छोटी क्लास में करके हमारी अर्थ के चारों तरफ लेयर्स हैं और गैसों का मिश्रण जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, यानी सौरमंडल, सप्तापमंडल, इन सब के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, वातावरण के बारे में आप पढ़ चुके हो। ब्लैंकेट कंबल की तरह अर्थ को ढके हुए है और प्रोटेक्ट कर रही है किस प्रकार से। तो ये तो आपका नेक्स्ट कर लो। व्हाट कॉजेज वाइंड, हवाओं का कैसे बनता है, ये आपने वाइंड कारण बताना है कि गर्म हवा जो होती है वो ठंडी होकर कैसे ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है और दिन के समय और रात के समय हवाएं कैसे चलती हैं। ये पूरा आपका एसएस का से रिलेटेड चैप्टर है। हाउ आर क्लाउड फॉर्म, बादल कैसे बनते हैं, मैंने पहले बता दिया था कि जो भी अपने जितने भी वाटर बॉडीज जो हैं यानी जल के स्रोत हैं उनका पानी जो होता है वो गर्म होता है। गर्म होने के बाद उनकी वेपर बनती है, वेपर बनने के बाद वो वेपर भी वेपोराइज हो जाती है, वेपोराइज होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं क्योंकि टेम्परेचर जो है वहाँ डिक्रीज हो जाता है। दोबारा से जो हमारी वेपर थी वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगी और फिर ड्रॉपलेट से क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्लाउड जो होते हैं बहुत बड़े आकार के हो जाते हैं और इनके अलग अलग चार्जेस होने के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन के बाद ये रेन कर देते हैं। लिस्ट 3 ह्यूमन एक्टिविटी दैट यू वुड लीड टू एयर पोल्यूशन। ऐसे 3 कारण बताइए जिसके कारण आप एयर को पोल्यूटेड कर रहे हो। तो ये तो आप अपने मर्जी से कोई भी 3 लिख सकते हो, जैसे व्हीकल के कारण हो रहा है, या फिर कोयल बनकर के कारण हो रहा है एयर पोल्यूशन, या फिर एयर पोल्यूशन आप किससे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, व्हीकल के अलावा आप किससे कर रहे हो बताओ। इसमें आपको देखो बेटा बिल्कुल आसान से पॉइंट्स आपको लिख देने से कोई भी 3 कारण बता दो। ह्यूमन एक्टिविटीज़, आपने लकड़ियों को जला दिया, लकड़ी जलाओगे तो क्या होगा, धुआं निकलेगा, यानी कि एयर पोल्यूशन होगा। उपले जलाए एयर पोल्यूशन हुआ, व्हीकल जलाए एयर पोल्यूशन हुआ, अंगीठी में कोयले जला रहे हो एयर पोल्यूशन हुआ, पॉलीथीन वगैरह जो होते हैं घर का जितना भी कचरा होता है उसे जलाते हो एयर पोल्यूशन हो गया। तो आप कितने भी कारण इसमें दे सकते हो एयर पोल्यूशन के।
इस प्रकार ये टॉपिक आज आपका जो एयर पोल्यूशन है यहाँ तक कंप्लीट होगा। इस चैप्टर को आप यहाँ तक रीड करके देखोगे और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बेटा ये बिल्कुल इजी चैप्टर है ये, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल। फिर आगे का हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वाटर से रिलेटेड होगा। तो एयर पोल्यूशन को एक बार पढ़ने के बाद आप वाटर पोल्यूशन को भी रीड कर लेना, ताकि मैं जब रीड समझाऊंगी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।